अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। वेलकम टू सिड राइट्स। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहे। न जाने दरवाजे पर कब से दस्तक हो रही थी, लेकिन उसे कोई खोल ही ना रहा था। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो एक औरत बाहर आई। जी फरमाइए, आपको किससे मिलना है? लेकिन दरवाजे पर आने वाला शख्स इस औरत को देखकर हैरान था, क्योंकि आज से पहले इस घर में कोई भी औरत मौजूद न थी। वो काफी देर तक हैरानी के आलम में उस औरत को देखता रहा, लेकिन आखिरकार उसके सवाल का जवाब तो देना था। बेटा, मेरा नाम सफदर हुसैन है। इजहार बेटा कहाँ है? मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे आज जरा इजहार बेटे से कोई काम था। क्या वो घर पर है? उस बूढ़े शख्स ने औरत की जानिब देखते हुए कहा। नहीं, इजहार तो घर पर नहीं है। वो किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हैं। आप अपना पैगाम दे दीजिए, उनके आते ही मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं बेटा, शुक्रिया, ऐसी कोई जल्दी नहीं। जब वो वापस आ जाएगा तो मैं खुद ही उससे मिल लूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। इतना कहकर सफदर हुसैन ने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए तो अचानक आने वाली आवाज ने उसके कदम वहीं रोक दिए। सफदर हुसैन ने जो ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हुए बगैर न रह सका। एक कुत्ता दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर जोर से भौंके जा रहा था, लेकिन वो डर भी रहा था। उसने दरवाजे में खड़ी औरत की जानिब देखा। ये वही औरत थी जिससे अभी अभी सफदर हुसैन मिलकर आया था। वो औरत उस कुत्ते से डर रही थी, लेकिन कुत्ता था कि चुप होने का नाम ही ना ले रहा था। वो मुसलसल ही उसी औरत पे भौंके जा रहा था। खैर, सफदर हुसैन ने इस बात का कोई मतलब ना लिया और इसे इत्तेफाक समझकर वहां से चल दिया। लेकिन उसके जहन में अब भी एक सवाल गर्दिश कर रहा था। आखिर इजहार ये किस औरत को अपने घर ले आया है? क्योंकि वो एक छड़ा छांट आदमी था और उसके घर में कोई भी औरत मौजूद न थी। खैर, ये भी हो सकता है कि ये औरत इजहार की रिश्तेदार हो या फिर उसने शादी कर ली हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उसने भला मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर इतने बड़े जिम्मेदार का बेटा यूं ही चुपचाप शादी कैसे कर सकता है? और सबसे बड़ी बात कि उसकी सारी जमीनें मैं ही संभालता हूं। भला मुझसे ये बात वो कैसे छुपा सकता है? खैर, इन सारे सवालों का जवाब अब इजहार ही दे सकता है। इतना कहकर सफदर हुसैन वहां से चल दिया और अपनी जमीनों की तरफ निकल गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी उस औरत पर वो कुत्ता मुसलसल भौंकता रहा। शाम को जब इजहार अपने घर आया तो उसके घर के बाहर एक कुत्ता खड़ा हुआ भौंके जा रहा था। देखने से ऐसा मालूम होता था जैसे इजहार के घर में कोई अनहोनी सी चीज या कोई जानवर घुस गया है, जिसे देखकर कुत्ते ने खतरे का अंदाजा लगा लिया था। कुत्ते की ये तेवर देखकर इजहार एक लम्हे को अपनी जगह पर रुक गया था, लेकिन अगले ही लम्हे वो दोबारा अपने घर की जानिब बढ़ गया। उधर रुकैया भी इजहार को अपनी तरफ आता हुआ देख रही थी। जैसे जैसे इजहार घर के करीब आता जा रहा था, कुत्ते के भौंकने की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इजहार के आने पर वो अपनी वफादारी का सबूत दे रहा हो। अगले ही लम्हे इजहार उस औरत से मुखातिब हुआ। अरे रुकैया, ये कुत्ता क्या तुम्हें देखकर भौंक रहा है या मुझे देखकर? हालांकि ये तो हमारे मोहल्ले का पालतू कुत्ता है, लेकिन न जाने इसे आज क्या हो गया है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, आज से पहले कभी ये कुत्ता मुझ पर नहीं भौंका। कहीं हमारे घर में तो कुछ ऐसा वैसा नहीं घुस आया? इजहार ने रुकैया की जानिब देखते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। इसने ऐसे ही किसी को देख लिया होगा। छोड़े, आप भी किन बातों को लेकर खड़े हो गए हैं? आइए, आप अंदर आ जाइए। यूं गली में खड़े रहना मुनासिब नहीं। आप वैसे भी बहुत थक गए होंगे। पहले बैठकर सुकून से खाना खा लें। इतना कहकर रुकैया इजहार को अंदर ले आई। थोड़ी ही देर बाद रुकैया किचन से बाहर आई और खाने की ट्रे इजहार के सामने रख दी। इजहार खाना खाने ही वाला था कि उसने रुकैया की जानिब देखा। अरे रुकैया, तुमने भी खाना खाया है या नहीं? लेकिन रुकैया आगे से इतराने लगी। नहीं, मेरा मूड नहीं है। आप खा लें, मैं बाद में खा लूंगी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी। अरे यार, ये क्या बात हुई? चलो मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। और हाँ, एक बात याद रखना, इस घर को अपना ही घर समझो। इतना कहकर इजहार मुस्कुराते हुए रुकैया को देखने लगा और वो भी उसके साथ खाना खाने लग गई। अभी उसने खाने के 2 ही निवाले खाए थे कि उसे प्यास सी महसूस होने लगी।
अरे रुकैया, थोड़ा सा पानी तो दे दो। जी अभी लाई। इतना कहकर रुकैया किचन में चली गई और पानी का गिलास लेकर आई। इजहार ने अभी पानी का एक ही घूंट पिया था कि उसने पानी का गिलास उठाकर दूर फेंक दिया, क्योंकि पानी के गिलास में एक लाल बैग तैर रहा था। पता नहीं ये कहां से आ गया। उसने सवालिया नजरों से रुकैया की जानिब देखते हुए कहा, अरे शुक्र है आपने ऐन वक्त पर देख लिया, न जाने क्या हो जाता। खाना खत्म करने के बाद रुकैया ने इजहार को बताया कि आज कोई सफदर हुसैन आए थे जो आपसे मिलना चाह रहे थे। ओ चचा सफदर, रुकैया तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हो सकता है शायद वो किसी जरूरी काम से आए हों। मैं तुम्हें बताना भूल ही गया था कि वो हमारे खेतों का काम संभालते हैं। वो एक बहुत ही नेक और अच्छे इंसान हैं। खैर मैं उनसे मिल लूंगा। अभी तो तुम्हें आए हुए 2 ही दिन हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जान पहचान सबसे हो जाएगी। इतना कहकर इजहार अपने बिस्तर पर सीधा होने के लिए लेटा ही था कि इसी दौरान फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। ओ मुझे लगता है शायद चचा सफदर ही होंगे, मैं देखता हूं। इतना कहकर इजहार अपने बिस्तर से उठ गया, लेकिन रुकैया ने उसे उठने से मना कर दिया और अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ते हुए तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगी। क्योंकि इजहार थका हुआ था तो रुकैया ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया और खुद ही दरवाजे की जानिब चल पड़ी। अरे रुकैया, अगर चचा सफदर हो तो उन्हें फौरन ही अंदर बुला लेना। रुकैया ने जैसे ही दरवाजा खोला तो दरवाजे पर चचा सफदर ही मौजूद थे। बेटी, इजहार आ गया, उसने सवालिया नजरों से रुकैया की जानिब देखते हुए कहा। जी चचा जान, वो आ चुके हैं और सामने कमरे में बैठे हैं, आप अंदर आ जाइए। इतना कहकर रुकैया ने दरवाजा खोल दिया। इससे पहले कि चचा सफदर घर के अंदर दाखिल होते तो वो कुत्ता दोबारा जोर जोर से भौंकने लगा। चचा सफदर ने एक नजर कुत्ते की जानिब डाली। खुदा जाने क्या राज है, मैं जब भी यहाँ आता हूँ ये कुत्ता मुझे देखकर भौंकता है। इस ख्याल ने चचा सफदर को परेशान करके रख दिया था। खैर इस ख्याल को झटकते हुए चचा सफदर घर के अंदर दाखिल हुए और इजहार के पास जा बैठे। जी इजहार बेटा, कैसे हो तुम और कहाँ गए थे? चचा जान मैं ठीक हूँ, बस शहर जरूरी काम से गया था। आप बताएं खेतों का काम कैसा चल रहा है? बेटा खेतों का सारा काम तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन अब फसल पर कीड़े मार स्प्रे करवाना है। इसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी और तुम तो जानते हो कि मैं अपना हर काम हमेशा वक्त पर करता हूँ। जी चचा जान, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपना हर काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। इतना कहने के बाद इजहार ने रुकैया को आवाज दी। अरे रुकैया, जरा अंदर से कुछ पैसे तो लाना, वो चचा को स्प्रे के लिए देने हैं। ये सुनकर रुकैया वहां से फौरन उठ गई और उसके जाते ही चचा सफदर ने इजहार को मुखातिब किया। अरे बेटा इजहार, ये औरत तुम्हारे घर में कहां से आ गई है? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। चचा सफदर की ये बात सुनकर इजहार ने एक ठंडी सी आह भरी। अरे चचा, इसका नाम रुकैया है। ये बेचारी बेसहारा थी। इसके माँ बाप किसी नागाहानी मौत का शिकार हो गए थे, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया हूँ। आखिर एक जवान और बेसहारा औरत कब तक सड़कों पर भीख मांगती? बस इतना कहकर इजहार खामोश हो गया। अरे बेटा, वाह, तुमने तो बहुत नेकी का काम किया है, लेकिन बेटा कुछ अजीब सी है ये औरत। इससे पहले कि चचा सफदर कोई और बात करते, रुकैया पैसे लेकर आ गई। ये ले पैसे। चचा सफदर ने उसके हाथ से पैसे लिए और एक नजर उस औरत की जानिब की। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूं, अपना बहुत ख्याल रखना। और एक आखिरी नजर भी रुकैया पर डाली, जो अपने माथे पर तेवरी चढ़ाए नागवारी का एहसास जतला रही थी। शायद चचा सफदर का यहाँ बार बार आना उसे नागवार गुजर रहा था। अरे बेटी, तुम भी अपना ख्याल रखना। इतना कहकर चचा सफदर दरवाजे के पास पहुंचे और दरवाजा खोलकर जो ही बाहर निकले तो वो कुत्ता वहीं दरवाजे के पास ही खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जैसे ही रुकैया दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ी तो वो कुत्ता दोबारा से भौंकने लगा। चचा सफदर ने ये देख लिया था कि कुत्ता उन पर नहीं बल्कि रुकैया पर भौंक रहा था। उसने जल्दी जल्दी दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में चली गई। लेकिन चचा सफदर की सोच ने उन्हें अब हैरत में डाल दिया था। वो इजहार के घर से निकलते ही अपने पुराने दोस्त रहमत बाबा के घर पहुंचे।
जो कि उनके बचपन के दोस्त थे और गांव के एक ऐसे बुजुर्ग थे कि जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा थी, लेकिन देखने में वो अब तक काफी सेहतमंद नजर आते थे। बस थोड़ी ही देर बाद चचा सफदर रहमत बाबा के पास जा पहुंचे और उनका हाल अहवाल दरियाफ्त किया। रहमत बाबा ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो और आज इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आ गई। चचा सफदर ने अपने आसपास एक नजर दौड़ाई और खुद को रहमत बाबा के करीब कर लिया। अरे यार, तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मुझे लगता है कि इस पूरे गांव में तुम्हारे अलावा और कोई शख्स नहीं जो मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दे सके। चचा सफदर ने रहमत बाबा के पास सुरकते हुए कहा, अरे वाह, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मेरे पास आना पड़ा? कुछ बताओगे भी सही या यूं ही पहेलियां बुझाते रहोगे? बाबा रहमत, बात दरअसल ये है कि आज मैंने एक अजीबो गरीब वाकया देखा है जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। वो अपना इजहार बेटा है ना, चौधरी बशीर का बेटा। मैं आज 2 बार इसरार के घर गया। आज पहले तो वो घर पर नहीं मिला, लेकिन शाम को मुझे मिल गया था। दोपहर को जब उस औरत ने दरवाजा खोला तो वो कुत्ता उसे देखकर मुसलसल भौंके जा रहा था। मैं समझा शायद ये मुझे देखकर भौंक रहा है, लेकिन जब शाम को मैं इसरार के घर गया तो वो औरत दोबारा दरवाजा खोलने आई। कुत्ता उसे देखकर फिर से भौंकने लगा और काफी देर तक भौंकता रहा। फिर जब मैं वहां से वापस होने वाला था तब भी मैंने गौर किया कि जैसे ही वो औरत दरवाजे में आई तो वो कुत्ता उस पर फिर से भौंकने लगा। न जाने क्यों मुझे वो औरत कुछ अजीब सी लगी। खुदा जाने क्या मामला है, जरा तुम ही बताओ, आखिर ये क्या हो सकता है? वो उस मोहल्ले पर रहने वाले और आने जाने वाले सभी लोगों को पहचानता है। एक वही औरत है कि जो उस मोहल्ले में नई आई है। इतना कहकर चचा सफदर किसी गहरी सोच में गिरफ्तार हो गए। फिर थोड़ी ही देर बाद उनकी आंखों में एक चमक पैदा हुई। ओ, तो इसका मतलब है कि वो आ गई। अब समझ आया कि तूने क्या देखा है। इतना कहकर बाबा रहमत मुस्कुराने लगे। कौन कौन आ गई बाबा जी? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे सफदर हुसैन, तूने जो बताया है अगर वो सच है तो समझो वो आ गई है। ये वही चुड़ैल है जिसने आज से 100 बरस पहले इजहार के दादा बशीर अहमद की हवेली में कयाम किया था। तब भी वे चुड़ैल एक औरत की तरह लगती थी, लेकिन हकीकत में एक औरत नहीं थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे मेरे अब्बा ने ये बात बताई थी, उस वक्त भी इस चुड़ैल नुमा औरत से जानवर डरते फिरते थे। खासकर कुत्ते उसे देखते ही भौंकना शुरू कर देते। इस बात का इल्म जब इजहार के दादा को हुआ तो वो काफी परेशान हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके आखिरकार उस चुड़ैल की चोटी काट डाली और उसे जमीन में दबा दिया। चोटी के जमीन में दबते ही वो चुड़ैल अपने असली रूप में सबको दिखाई दे गई और जमीन के अंदर धंसने लगी। जैसे जैसे वो जमीन के अंदर धंसती जा रही थी तो इजहार के दादा दम किया हुआ पानी उस पर फेंक रहे थे। उसकी चीखें पूरे गांव ने सुनी थी, लेकिन उसके आखिरी अल्फाज ये थे, बशीर अहमद, तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी, लेकिन अब देखना मैं किस तरह तुम्हारी नस्ल को खत्म करती हूँ। तू मुझे दबा तो रहा है, लेकिन ये याद रखना, 1 सदी मुकम्मल होने के बाद मैं दोबारा आऊंगी और अगर तेरी कोई औलाद जिंदा हुई तो उससे अपना बदला जरूर लूंगी। सफदर हुसैन, अगर मेरी पेशगोई ठीक है तो वो जरूर इजहार को मारने आई है, क्योंकि अब वो बशीर अहमद की नस्ल का आखिरी फर्द बाकी बच्चा है। उसके माँ और बाप उसके पैदा होते ही किसी अनजानी बीमारी से फौत हो गए थे। बस इतना कहकर बाबा रहमत खामोश हो गए और चचा सफदर के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया हो गए। बाबा रहमत, हम कैसे यकीन कर लें कि वो औरत वही चुड़ैल है, क्योंकि बज़ाहिर तो वो बिल्कुल औरत जैसी दिखाई देती है, लेकिन एक बात जरूर है, वो हमेशा अपने सर पर दुपट्टा ओढ़े रखती है। शायद हो सकता है कि वो अपनी चोटी छुपा रही होगी। बिल्कुल ठीक जाना तुमने सफदर हुसैन, वो अपनी कटी हुई चोटी ही छुपाएगी ताकि किसी को हैरत ना हो। और दूसरी बात ये कि तुम्हें ये भी पता लगाना होगा कि वो कुत्ता सिर्फ उस औरत पर भौंकता है या बाकी जानवर भी उसे देखकर डरते हैं। अगर कुछ ऐसा वैसा है तो याद रखना सफदर हुसैन, वो चुड़ैल है। ठीक हफ्ते की रात को वो कब्रिस्तान की तरफ जाएगी और जब वो जमीन पर चलेगी तो उसके पैरों के निशान नजर नहीं आएंगे और तूने बस यही पता लगाना है। इतना कहकर बाबा रहमत खामोश हो गए। जी बाबा, मैं इस सच्चाई का पता करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान ही चली जाए।
इजहार मेरा बेटा है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। सुबह होते ही चचा सफदर इजहार के घर चले गए और काफी देर वहां पर बैठे रहे, लेकिन वो औरत इतनी चौकन्नी थी कि उसने अपने सर से दुपट्टा जरा भी हिलने न दिया था। फिर न जाने कहां से एक हवा का झोंका आया और उसका दुपट्टा जरा सा सरक गया। चचा सफदर ये देखकर हैरान हो गए कि उसके सर पर वाकई एक कटी हुई चोटी मौजूद थी जो किसी सांप की तरह लहरा रही थी। बस अब आए रोज चचा सफदर इजहार के घर जाने लगे और उस औरत पर नजर रखने लगे। आज हफ्ते की रात थी और वो इजहार के घर के पास ही छुप गए थे। अब वो इस इंतजार में थे कि वो औरत अपने घर से निकले। अगर वो औरत अपने घर से निकलकर कब्रिस्तान की जानिब जाती है तो वो वही चुड़ैल है जिसने वापस आने का कहा था। हर तरफ अंधेरा और हो का आलम था, लेकिन चचा सफदर कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर छुपकर बैठ गए थे और उस औरत की आमद का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ वो औरत इजहार के सोने का इंतजार कर रही थी। इजहार को जैसे ही नींद आई तो उसने चुपके से अपनी चादर उठाई और आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। ठीक उसी लम्हे गली में मौजूद कुत्ते ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन वो औरत जो हकीकत में चुड़ैल थी बेखौफ कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। चचा सफदर ने दूर से ही उसे आता हुआ देख लिया था। वो किसी हवा की तरह आई और चचा सफदर के करीब से होती हुई गुजर गई। देखते ही देखते उस औरत ने एक चुड़ैल का रूप धार लिया और हवा में एक कब्र की तरफ बढ़ती हुई चली गई। ये मंजर चचा सफदर का दिल दहला देने के लिए काफी था। खौफ के बायस उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे और उनके जिस्म पर लर्जा भी तारी हो रहा था, लेकिन वो छुपते छुपाते हुए वहां से निकलने में कामयाब हो गए और सीधा ही बाबा रहमत के घर का रुख किया। बाबा रहमत, इजहार को बचा लो, वो उसे मारने वाली है। तुमने सच ही कहा था, वो औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है। चचा सफदर की ये बात सुनकर बाबा रहमत मुस्कुराने लगे। इसका मतलब है हमारा शक सही गुजरा। हौसला रख सफदर, हौसला रख। अभी वो उस लड़की को नहीं मारेगी। वो चांद के पूरा होते ही इजहार को अपने साथ कब्रिस्तान में ले जाएगी और फिर उसकी रूह निकालकर उसके पूरे जिस्म पर अपना कब्जा कर लेगी। उसकी जिंदगी का और कोई मकसद नहीं, बस इतना है कि बशीर अहमद की तमाम नस्ल का खात्मा कर दे। अरे बाबा, कल तो पूरे चांद की रात है, इसका मतलब कि वो कल इजहार को मार देगी। नहीं बाबा नहीं, हमें कुछ करना होगा। अरे यार सफदर, इसका एक ही हल है कि तुम इजहार को ये चीज बावर करा दो कि उसके घर में एक चुड़ैल रहती है और वो एक खूनी चुड़ैल है जिसका मकसद उसे सिर्फ मारना है। जाओ, जल्दी जाओ और इजहार को उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता दो। हाँ ठीक है। इतना कहकर चचा सफदर वहां से उठे और इजहार के घर की जानिब बढ़ गए। इजहार के घर के पास पहुंचते ही उन्होंने दूर से ही देख लिया कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और वो चुड़ैल अब तक वापस ना आई थी। उन्होंने फौरन ही इजहार को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया और उसे ये भी तंबीह कर दी कि घर में रहने की बजाय पास वाली मस्जिद में रहो, क्योंकि कल रात ये औरत कोशिश करेगी और तुम्हें कब्रिस्तान ले जाएगी। इजहार को ये सारी बातें समझाने के बाद चचा सफदर वहां से वापस आ गए। अगली रोज जैसे ही सुबह हुई तो रुकैया ने इसरार से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी और अपना एतमाद बढ़ाने लगी। लेकिन जैसे ही रात हुई तो वो अपने असली रूप में आ गई और इजहार से अपनी मोहब्बत का इकरार करने लगी। चलो इजहार, मेरे साथ चलो, मुझे आज तुम्हारी रूह की जरूरत है, फिर हम एक हो जाएंगे। इससे पहले कि वो इजहार को अपनी पकड़ में करती, इजहार इस लम्हे के लिए पहले से ही तैयार था। उसने फौरन ही दौड़ लगाई और घर के करीब बनी हुई मस्जिद में जा घुसा। उसकी हाजिर दिमागी काम कर गई थी। वो चुड़ैल सारी रात मस्जिद के बाहर खड़ी चीखती रही, लेकिन उसे कुछ भी हासिल ना हुआ। आखिरकार जब अज़ान फजर हुई तो वो चुड़ैल वहां से भाग गई और इस तरह इजहार की आने वाली नस्ल उस चुड़ैल के शर से महफूज हो गई। लेकिन ये खतरा अभी तक टला ना था। हो सकता है कि 1 सदी बाद वो चुड़ैल वापस से इजहार के बच्चों में से किसी से बदला ले। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।